हरिशरणम। और आज हम लोग इंटरनेट पर मॉडल सेट जो जारी हुआ है उस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग आ जाइए लाइव पे और चलिए एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यू क्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम? गुणसूत्र के यू क्रोमेटिन की क्या विशेषता है ना। गुणसूत्र के यू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ना। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और वह क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वह कैसा होता है? तो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क सेल के मिडिल में यह उलझा हुआ नेटवर्क होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। यह क्रोमेटिन नेटवर्क टू टाइप्स होते हैं, एक कहलाते हैं यू क्रोमेटिन, एक कहलाते हैं यू क्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों क्रोमेटिन के अलग अलग फंक्शन है। यू क्रोमेटिन जो है वह क्या होता है? वह एक्टिव होता है। यू क्रोमेटिन एक्टिव होता है और यह ढीले तौर से बंधा हुआ होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस होता है, दैट मीन कि सघन होता है, एक दूसरे से काफी अटैच्ड होता है ना, एक दूसरे से काफी अटैच्ड होता है, इसलिए यह कंडेंसली एक दूसरे से अटैच्ड होता है, इसलिए यू क्रोमेटिन एक्टिव होता है। यू क्रोमेटिन एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। अगर आपसे यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों के अलग अलग फंक्शंस भी पूछे जाएंगे तो उसको आप लोग बोलिएगा कि यू क्रोमेटिन, गुणसूत्र के यू क्रोमेटिन की क्या विशेषता है? तो गुणसूत्र के यू क्रोमेटिन एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहला का जो आंसर होगा वह क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? पहला का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो पहला का आंसर आपके अकॉर्डिंग होगा जेनेटिकली एक्टिव। क्या होगा? जेनेटिकली एक्टिव। यह एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, है ना। पहला का आंसर क्या है? जेनेटिकली एक्टिव। और यह कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह टाइगर के लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह टाइगर के लिए, शेर के लिए विख्यात है, जो साउदर्न उत्तराखंड में, साउदर्न उत्तराखंड में व्यवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस बात के लिए विख्यात है? तो यह टाइगर, बाघ के लिए विख्यात है ना। यह बाघ के लिए विख्यात है और यह व्यवस्थित कहाँ है? साउदर्न उत्तराखंड में। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब आप लोग तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाइब्रिड वाइगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन फॉलोइंग? हाइब्रिड विगर, संकरण शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है ना। हाइब्रिड संकरण कहते किसको है? फटाफट जरा बताना तुम लोग कि संकरण कहते किसको है ना। संकरण क्या है? तो हाइब्रिड कहते हैं कि टू डिफरेंट
टू डिफरेंट जीन फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, दो अलग अलग जीन अलग अलग पेरेंट से जब आएगा तो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए कि हाइब्रिड विगर या हाइब्रिड संकरण शक्ति किस घटना के कारण होती है। तो इसका आंसर सही किस कारण से हो सकता है, तो इसका है विषम युग्मजता, है ना, हेट्रोजाइगोसिटी। जब हाइब्रिड टर्म ही हम यूज करते हैं तो हाइब्रिड का मतलब होता है टू डिफरेंट पेरेंट, है ना, टू डिफरेंट पेरेंट फ्यूज टुगेदर, दो अलग अलग पेरेंट जब एक साथ फ्यूज करते हैं तो यह क्या कहलाता है, यह हाइब्रिड कहलाता है ना। तो यह किसके कारण हो सकता है, तो यह हो सकता है किसके कारण, विषम युग्मजता, हेट्रोजाइगोसिटी, है ना, किसके कारण होगा, हेट्रोजाइगोसिटी। राइट आंसर इज डी। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए। तीसरा के बाद है चौथा क्वेश्चन, और हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को पता होगा, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है ना। तो अवशेषी अंग क्या है, सबसे पहले जानो अवशेषी अंग क्या है, अवशेषी अंग कहते किसको है। तो कुछ अंग जिसका उपयोग नहीं हुआ वह हमारे बॉडी में बिल्कुल इनएक्टिव रूप में है लेकिन छोटे अंग के रूप में उपस्थित है, जैसे अपेंडिक्स है ना, शरीर पर बाल है, रोए है, वह क्या है, वह अवशेषी अंग के रूप में है ना, वह अवशेषी अंग के रूप में है। तो कह रहा है मनुष्य के अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिबल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। और राइट आंसर, सही आंसर क्या है, कोकोसी। और कोकाइस मीन्स क्या होता है, टेलबोन। टेलबोन किसको कहते हैं, तो पूंछ, पहले क्या था, मनुष्य में पूंछ पाया जाता था, पहले मनुष्य में पूंछ पाया जाता था। जब से पूंछ का काम होना बंद हो गया शरीर में, तो उस जगह सिर्फ एक बोन पाया जाता है जो अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। अगर इसमें कोई और भी आंसर होता, जैसे शरीर पर बाल, ह्यूमन की बात करेंगे तो शरीर पर बाल और अपेंडिक्स, यह सब अवशेषी अंग है। कभी कभी तीनों ऑप्शन भी देता है ना। तो अभी यहाँ आपके पास जो आंसर है वह है टेलबोन, और टेलबोन क्या है, यह मनुष्य की अवशेषी अंग है। ठीक है, टेलबोन क्या है, मनुष्य का अवशेषी अंग है। अब कहते हैं पांचवा क्वेश्चन है, हीमोकोडियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हीमोकोडियल, सबसे पहले हीमोकोडियल प्लेसेंटा कहते किसको है, इस बात को जानो कि हीमोकोडियल प्लेसेंटा है क्या। तो हीमोकोडियल प्लेसेंटा एम्ब्रियो से वैसे नली, वैसे साधन जिसके द्वारा एम्ब्रियो से माता गर्भ में पल रहे एम्ब्रियो से जुड़ता है ना, तो वह हीमोकोडियल कहलाता है। और हीमोकोडियल क्या है कि प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण जो है वह पोषण प्राप्त करता है, वह ऑक्सीजन या अन्य न्यूट्रिएंट्स जो है वह प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है। तो चूंकि प्लेसेंटा के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह प्राप्त होते हैं एम्ब्रियो को, इसलिए ह्यूमन जो है वह क्या कहलाता है, हीमोकोडियल कहलाता है, हीमोकोडियल, है ना। चूंकि प्लेसेंटा से क्या है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब एम्ब्रियो प्राप्त करता है या थ्रू द प्लेसेंटा, है ना। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहते हैं, हीमोकोडियल कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है, यह भी क्वेश्चन बराबर पूछता है कि ह्यूमन को हीमोकोडियल प्लेसेंटा क्यों कहते हैं, यह अलग से क्वेश्चन पूछता है ना। तो ह्यूमन को हीमोकोडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोकोडियल जो है वह क्या है, हीमोकोडियल प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब बच्चे प्लीज आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, जल्दी जल्दी। अब क्या कीजिए, आप लोग आ गए हैं, देख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, अब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, अब अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे इसी तरह एनर्जी देते रहिए, एनर्जेटिक बनाते रहिए, ताकि हमको
आगे बताने में और भी ज्यादा एनर्जी मिले, और इसी तरह आप लोग आगे अपनी कंटिन्यूटी और संख्या को बढ़ाते रहिए, है ना। और जितनी संख्या बढ़ाइए अपने सबके लाइफ में, लाइक जो है 1000 जा रहा है और पहली बार अब ले रहे हैं, तो मेरा भी आप लोग 1000 जो है जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो आप जितनी संख्या फटाफट आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग आ गए 5वें नंबर, बहुत बढ़िया, फटाफट करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और शेयर भी करना ताकि और स्टूडेंट को भी इसकी जानकारी और या फैसिलिटी वो लोग भी ले पाए, है ना, इसलिए शेयर भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग आज कर रहे हैं बोर्ड मॉडल, जो बोर्ड ने जो इंटरनेट पर जारी किया है मॉडल सेट, उसका आंसर कर रहे हैं। और अभी हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब सब्जेक्टिव पे आएंगे, है ना। तो अभी हम लोग 5 नंबर कंप्लीट किए हैं, अभी 6ठे नंबर पर आते हैं। और 6ठे नंबर क्वेश्चन जो है, वो तुम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो था पॉलिनेशन, परागन, है ना। तो इस परागन चैप्टर का क्वेश्चन है कि कौन सा परागन करता मतलब क्या, जो परागन करने वाला हो, है ना, परागन करता उसे कहते हैं। कौन सा परागन करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है ना। कौन सा परागन करता पुष्प की गंध से, मतलब उसको, जैसे हम लोग इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वह इंसेक्ट जो है वह फूल के, फ्लावर के सेंट पर अट्रैक्ट होता है ना। तो कुछ जो पॉलिनेटर है जो क्या कह रहे हैं, फ्लावर के सेंट पर अट्रैक्ट ना हो, है ना। तो वह पॉलिनेटर कौन है, जो फूल के रंग को देखकर आकर्षित हो, लेकिन उसके सेंट से उसको कोई मतलब ना हो। तो फटाफट आंसर, हमको पता है आंसर कौन कौन लोग कर लेंगे, फटाफट आंसर कर लो जल्दी जल्दी। 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर यस, बिल्कुल सही। और 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वह सही आ रहा है, और इसका आंसर डी है ना। इसका आंसर क्या है, डी है। और परागन करता बर्ड को फ्लावर के सेंट से कोई मतलब नहीं है, वह बर्ड जो है वह फ्लावर के कलर पर अट्रैक्ट होता है, और उसे और क्या चाहिए, तो बर्ड को नेक्टर चाहिए अट्रैक्शन के लिए। और क्या चाहिए, नेक्टर, फूल का रस, है ना, फूल का रस उसे चाहिए। और क्या चाहिए, तो फ्लावर के कलर चाहिए, फ्लावर के सेंट से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, बर्ड होगा। कौन सा परागन करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, तो बर्ड जो है वह फ्लावर के कलर, सुगंध से अट्रैक्ट नहीं होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। अब हम लोग कहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी तुम लोग ऑलमोस्ट, हमको लगता है कि तुम लोग यह भी आंसर जानते होंगे कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो मात्रात्मक, क्वांटिटिव ट्रेट। अब क्वांटिटिव ट्रेट किसको कहते हैं, तो क्वांटिटिव ट्रेट कहते हैं जब एक से अधिक जीन, है ना, एक से अधिक जीन किसी एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, तो वह क्वांटिटिव ट्रेट कहलाता। मतलब एक से अधिक जीन किसी लक्षण को निर्धारित करता है, तो वह मात्रात्मक लक्षण कहलाता है। और जब हम आंसर बोल दिए डिटेल, तो हमको लग रहा है कि तुम लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे कि स्किन के कलर जो होते हैं वह मात्रात्मक लक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। और बी क्या है, मात्रात्मक, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है, मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण स्किन कलर है। वेरी गुड। चलिए भाई, फिर भी लाइक कर दो फटाफट। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। और 8 का क्वेश्चन है कि वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। कैंसर
उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? तो कैंसर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कैंसर होता है ऑन्कोजीन के कारण, है ना। कैंसर, तुम लोग सब सही आंसर बता रहे हो, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर बार बार क्लास में बताया गया है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक जो है वह है कौन? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन जो है वह क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है ना। ऑन्कोजीन क्या है? कैंसर उत्पन्न करने। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आया और सब लोग अभी इसका आंसर कर चुके। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर, है ना। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग जवाब दोगे। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, और वह 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोगोड। वेरी गुड, सही आंसर है आप लोगों का। और इसका आंसर जो है वह क्या है? बी है। और बी क्या है? न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। और 10 क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन का आंसर जो है वह भी आप लोगों को पता होगा। एक पारतंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है, तो ट्रॉपिक लेवल क्या है ना। तो फुट सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक स्तर किसे कहते हैं इसको आप लोग जानो कि ट्रॉपिक स्तर कहते हैं कि भोजन के स्थानांतरण, ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है वह ट्रॉपिक स्तर कहलाता है ना। वह क्या कहलाता है? ट्रॉपिक स्तर कहलाता है। तो पारतंत्र में फूड जो ट्रांसफर हो रहा है पहले किससे हो रहा है? पहले प्लांट से होगा। प्लांट से होगा। प्लांट किसको देगा? प्राइमरी कंज्यूमर को देगा। प्राइमरी कंज्यूमर किसे देगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को देगा। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको देगा? टॉप कंज्यूमर को देगा, है ना। टॉप कंज्यूमर को देगा। तो पहला ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है ना। एनर्जी का ट्रांसफर फूड के फॉर्म में जो होता है वह क्या कहलाता है? वह ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। यह भी क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक स्तर किसे कहते हैं। तो फूड का स्थानांतरण पहले प्लांट ट्रांसफर करता है प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है। तो पहला ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन हो गया? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया आपका प्लांट। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो यह आपका प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वह क्या है? वह पहला ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, मुझे पता था। क्वेश्चन नंबर 10 सबको पता होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं, है ना। तो कोशिकीय जीन, जब वह कौन सी कोशिका है, कोशिका पर जीन उपस्थित है जो जब एक्टिव होता है तो कैंसर का कारण बनता है ना। कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसा जीन है? तो जीन के बारे में भी तुरंत हम लोग बात किए हैं कि जीन कौन सा जीन है जो कैंसर उत्पन्न करता है। तो यस ऑन्कोजीन भी सही है। और ऑन्कोजीन एंड प्रोटोऑन्कोजीन both will be active and activated can cause cancer, है ना। इन दोनों में से दोनों अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो कैंसर होगा। द राइट आंसर इज ए एंड बी। वेरी गुड। चलिए वाह, अब तो आप लोगों का नंबर भी काफी बढ़ गया। अब जितने लोग बढ़ गए हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए बच्चों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों का भी मॉडल सेट जो है वह सॉल्व हो जाए, है ना। उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी मॉडल पेपर सॉल्व हो जाए। अब है अगला क्वेश्चन नंबर
12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आप लोग जानिए। जिन गन की मदद से जिन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं। आप थोड़ा एक बात पहले समझ लीजिए, जिन गन है क्या। तो जिन गन के बारे में जानते हैं कि वो बंदूक है, और जिन जब बोल रहे हैं तो जिन जो है वह जिन जो डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जिन गन का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, कब करेंगे, तो जिन गन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि कह रहा है कि जिन गन किसकी मदद से जिन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकते हैं। तो जिन का ट्रांसफर हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से नए जीन नए डीएनए प्राप्त करने के लिए या जिन के मरम्मत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिन का ट्रांसफर करते हैं, जिन का मरम्मत करते हैं, है ना, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर नए प्लांट भी तैयार करते हैं और नए एनिमल्स भी तैयार करते हैं, है ना, जो रोग रोधक भी होता है, रोग प्रतिरोधक होता है ना, रोग प्रतिरोधक भी होता है, वो तो उच्च उत्पादक दर वाला होता है। पौधों में ज्यादातर रिकॉम्बिनेंट डीएनए द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी पौधे की उत्पादकता बढ़ाई जाती है और उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है और इसका क्या किया जाता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता, फसल की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ाई जाती है ना। तो जिन गन की मदद से जिन तो सबसे छोटा है, तो जिन गन से कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है और या के कोशिका में प्राय शॉट है, शॉट के द्वारा एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में ट्रांसफर कराया जाता है। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप पेलेट्स, है ना। माइक्रोस्कोप पेलेट्स जो है या टंगस्टन का बना होता है और यह प्लांट सेल से एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 30 अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है ना। तो फ्लेवर सेवर जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सेवर या जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड टोमेटो की एक ब्रीड है ना। या क्या है, या टोमेटो की ब्रीड है जो उच्च उत्पादक और जैव प्रतिरोधी है। ठीक है। 14 और पिरामिड किसे कहते हैं, सबसे पहले संख्या का सीधा पिरामिड एनर्जी फ्लो के द्वारा स्थानांतरित होती है। तो 15 में which is not recycled in ecosystem, तो एनर्जी is not recycled in ecosystem is correct answer। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16 शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। तो शुक्राणु जो है वह इंसेमिनेशन होने के बाद शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु स्पर्म जो है वह एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वह फर्टिलाइज नहीं करते हैं, है ना। तो यह वापस कहाँ आ जाता है, तो वापस यह कहाँ आएगा, वासिफरेंस में आएगा और वहीं पर वह कलेक्ट हो जाएगा जहां इसका अवशोषण हो जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और अलग अलग जनन स्तर जो है वो अलग अलग अंगों का और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक्टोडर्म कहते हैं जब बिल्कुल ऊपर की ओर हो, है ना, टॉप पर हो, तो वह कहलाएगा टीलोसेंट्रिक। और एक्स क्रोमोसोम जो है वह कहाँ है, वह ऊपर की ओर है, लेकिन बिल्कुल 2 क्रॉस सेंट्रियोल जो है इसमें ऊपर की ओर होता है, तो यह कहलाता है एकोसेंट्रिक,
है ना। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मिडिल में सेंट्रियोल होता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वह क्या है, एकोसेंट्रिक। ठीक है। एलोसोम आर द नेम ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, एलोसोम निम्नलिखित में से किसका नाम है ना। तो एलोसोम कहते किसको है, एलोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तो वैसा क्रोमोसोम जो ऑर्डिनरी, a chromosome that different from ordinary autosome, वैसा क्रोमोसोम जो ऑर्डिनरी ऑटोसोम, टोटल क्रोमोसोम की संख्या आप लोगों को पता होगी 46 है, और जिसमें से 44 जो है वह ऑटोसोम है, XX 44 प्लस XY या फीमेल या मेल 44 44 45 46 44 45, टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46 है, जिसमें यह जो है यह ऑटोसोम है और यह क्या है, यह सेक्स क्रोमोसोम है। तो ऑलोसोम जो है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाती है जो ऑटोसोम से डिफरेंट होती है ना। ए क्रोमोसोम दैट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑटोसोम, जो ऑटोसोम से डिफरेंट होगी वह क्या कहलाएगी, वह ऑलोसोम कहलाएगी, यह सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, चलिए नाउ 20 नंबर क्वेश्चन। अब कहते हैं एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, एंडोगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से एंडोगैमी किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी का मतलब सबसे पहले क्या हो जाता है कि जिसमें अंदर ही अंदर रिप्रोडक्शन हो जाए। तो अंदर रिप्रोडक्शन कब किस कंडीशन में होगा, तो जब वह बाइसेक्सुअल होगा, है ना। और बाइसेक्सुअल होगा मतलब क्या होगा, उसके एक ही पेरेंट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, है ना। तो वह क्या करेगा, वह अंदर ही रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा, वह क्या कहलाएगा, एंडोगैमी। एंडो मींस अंदर, गैमी मींस फ्यूजन, प्रजनन, है ना। तो टीनिया सोलियम क्या है, यह बाइसेक्सुअल है और इसमें एंडोगैमी प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। चलिए, हाँ लगभग सही आंसर आ रहा है और धीरे धीरे आप लोग अपनी संख्या बहुत बढ़ा लिए हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना, वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सबको पता है कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रस साइकिल। पता था, सबको पता है, बिल्कुल सही कि ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में होने वाली चक्रीय घटना है। जो प्राइमेट में चक्रीय घटना मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वह नॉन प्राइमेट में होने वाली चक्रीय घटना क्या है, ऑस्ट्रस साइकिल है। मेंस्ट्रुअल, यह भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल में अंतर बताएं। अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक आंसर इसका यह भी है कि ऑस्ट्रस साइकिल जो है वह नॉन प्राइमेट में होने वाली चक्रीय घटना है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह प्राइमेट में होने वाली चक्रीय घटना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में वजाइना से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है और जो एंडोमेट्रियम अस्तर टूटने के पश्चात निकलता है ना। लेकिन इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में बाहर नहीं निकलता है। यह क्या है, यह
ओवरी वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है ना, या क्या होता है ओवरी वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तक तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर, और द राइट आंसर इज काउ, है ना। ट्वेंटी टू क्वेश्चन जो है वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सही आंसर है राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के इंटीरियर एरिया ग्रामीण क्षेत्र में नॉर्थर्न इंडिया में व्यवस्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जिसको कहते हैं नॉर्थर्न इंडिया में, ठीक है। 23 इसमें से स्थानिक पौधा कौन सा है ना। स्थानिक पौधा कौन सा है, तो फटाफट बताइए आंसर। रिक्सिया, डिस्कलर, साइनोडॉन, डैक्टालोन, मार्केंसिया, निपेंथिस। तो एक बात बता दें कि निपेंथिस खासियाना जो है वह क्या है, वह एक पीचर प्लांट की स्पेसीज है। पीचर प्लांट किसको कहते हैं, पर्ण घटक जो हम लोग कहते हैं। और यह प्लांट क्या है, यह प्लांट इंसेक्टिवोरस है। यह इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी, जब इसे भोजन की कमी होती है तो यह इंसेक्ट का भक्षण करता है। तो इसमें से स्थानिक पौधा जो है वह निपेंथिस खासियाना है, जो पीचर प्लांट की एक प्रजाति है, ठीक है। यह क्या है, यह पीचर प्लांट की एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग कब किया जाता है, तो जीन क्लोनिंग हम करते हैं कब, जब नई प्रजाति तैयार करनी है, नई प्रजाति। और जब उपयुक्त प्रजाति तैयार करने के लिए हम दो तरह के जीन का उपयोग करते हैं, और दोनों जीन से हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं, है ना। तो जीन क्लोनिंग के लिए हमें क्या यूज करना है, तो लगभग सही आंसर, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो सही आंसर सही है ये प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड, चूंकि डीएनए हम लोग रिकॉम्बिनेंट जब भी बनाते हैं तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं, है ना। और बैक्टीरिया में डीएनए के कौन से डीएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। और वह कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन से लेस होता है, और वह डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड डीएनए कहलाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करती है। तो जब हम प्लाज्मिड क्लोनिंग करते हैं, है ना, जब नए डीएनए तैयार करते हैं, नया डीएनए तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग कॉपी किसमें करते हैं, तो जीवाणु, जनरली इकोलाई बैक्टीरिया अलग अलग है प्लाज्मिड, तो जीवाणु का उपयोग करते हैं, उस जीवाणु में क्लोनिंग किया जाता है। क्लोन मतलब एक से एक कॉपी बनाना, है ना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़िए। आप लोगों के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे हैं, और हमें लग रहा है कि इसमें से बहुत ऐसे आंसर है जो आप लोगों को पता है ना। और बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर किस चीज के लिए उपयोगी है? तो आप लोग को हम अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि डीएनए के लिए हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, है ना, सैंपल कलेक्ट करते हैं और वो सैंपल जो है वो थोड़ा होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में होता है ना, लिटिल अमाउंट में होता है। उस लिटिल अमाउंट के सैंपल को हम लोग को क्या करना है? उसका कॉपी तैयार करना है ना, ताकि हम उससे उसकी कॉपी तैयार कर ले और उसकी पहचान करें। तो कॉपी हम तैयार कैसे करते हैं? तो इस पीसीआर के द्वारा ही हम डीएनए की कॉपी तैयार कर लेते हैं, जिससे डीएनए की पहचान करना मतलब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और आसानी से डीएनए की पहचान की जा सकती है। तो हम इसमें डीएनए संश्लेषण नहीं, डीएनए के निर्माण में नहीं होगा, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होगा, एमिनो एसिड के सिंथेसिस में नहीं होगा। तो राइट आंसर इज डी, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, कुकुरबिटा के टेंड्रल्स एंड बैगनविलिया के कांटे, है ना, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, असमजात अंग है और दोनों ए एंड बी दोनों। बात को समझिए, कुकुरबिटा में आता है खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन या जो फैलने वाले पौधे होते हैं जिसमें टेंडल या रिंग जैसी लगी हुई होती है ना, और यह आता कहाँ है? तो प्लांट के एक्सिल पर आते हैं, है ना। और बैगनविलिया जो है वो फ्लावर की एक प्रजाति है ना, फूल की प्रजाति है जहां पर उसमें कांटे पाए जाते हैं, उसके एक्सिल पर कांटे पाए जाते हैं। तो यह कहता है कुकुरबिटा के टेंड्रिल, मतलब यह जो रिंग बना हुआ है वो, और कांटे, एक्सिल में कांटे, है ना, यह अंग कैसा है? तो उत्पत्ति स्थल समान है। समजात और असमजात अंग कहते किसको है? समजात अंग कहते हैं उत्पत्ति स्थल समान है, लेकिन कार्य क्या है? भिन्न है ना। उत्पत्ति स्थल समान है, एक जगह से निकले हैं, इसका काम क्या है? यह ऊपर चढ़ने में मदद करता है, प्लांट को मजबूती प्रदान करता है, और यह क्या करता है? यह रक्षा करता है। इस प्लांट को कोई टच करे तो कांटे से क्या करता है? कांटे से इस प्लांट की रक्षा करता है। जानवर आसानी से इसको चढ़ नहीं सकते हैं। तो उत्पत्ति स्थल इन दोनों की समान है और कार्य भिन्न है। असमजात अंग क्या कहते हैं? उत्पत्ति स्थल अलग अलग हो, कार्य समान हो। जैसे पंख, इंसेक्ट के पंख और चिड़िया के पंख। इंसेक्ट के पंख जो है वो त्वचा का विस्तृत रूप है ना, त्वचा विकसित होकर पंख बनाया है इंसेक्ट में, है ना। और बर्ड में 4 लिम्ब, आगे का आर्म जो है वो विकसित होकर वह पंख बनाए, लेकिन दोनों का काम सेम है, तो वह क्या कहलाएंगे? असमजात अंग। यह दोनों अलग से क्वेश्चन भी पूछता है कि समजात अंग तथा असमजात अंग में क्या अंतर? बिल्कुल सही है, तो यह है समजात अंग। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? है ना, डार्विन के अपने सिद्धांत है और डार्विन ने अपने सिद्धांत में नेचुरल सिलेक्शन को प्राथमिकता दी थी। और नेचुरल सिलेक्शन में बताया था कि प्रकृति, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो प्रकृति उसे चुनती है ना, प्रकृति से वह प्रकृति उसका चुनाव करती है और वह अगली पीढ़ी में वह जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने फिंच पक्षी के लिए, है ना, डार्विन ने फिंच पक्षी को नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दर्शाया, जिसमें बताया कि यह अलग अलग वातावरण में इसके चोंच के आकार जो है वह बदल गए और यह कुछ इंसेक्टिवोरस हो गए और कुछ हर्बीवोरस मतलब फूल खाने वाले हो गए। ठीक है, Archaeopteryx fossils bird is connecting link between। संयोजक कड़ी आप लोग जरूर समझिएगा कि संयोजक कड़ी क्या है। Archaeopteryx
है ना। आर्कियोप्टेरिक्स एक विलुप्त प्राणी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह एक विलुप्त प्राणी है ना। यह इसकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई और इसमें कुछ लक्षण जो है वह सांप जैसा था। पक्षियों जैसे इसमें पंख पाए जाते थे और यह सांप जैसे इसके शरीर की संरचना थी और इसे कहा जाता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड की यह संयोजक करी है ना। यह रेप्टाइल्स और बर्ड की संयोजक करी है जिसमें कुछ गुण जो है वह किसका पाया जा रहा है, रेप्टाइल्स के पाए जा रहे हैं और कुछ गुण जो है वह एबीज के, बर्ड के, एबीज के पाए जाते हैं। और आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह विलुप्त हो गया है ना। यह विलुप्त प्राणी है और जिसमें कुछ गुण रेप्टाइल्स और कुछ गुण एबीज पक्षी वर्ग का पाया जाता है और चूंकि वातावरण इसके अनुकूल नहीं हुआ तो यह क्या हो गया, यह विलुप्त हो गया। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब कैसे कितने संख्या इतनी बढ़ गई। अब जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग लाइक कीजिए। जो नए बच्चे देख रहे हैं, बोर्ड मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है नेट पर, वह बोर्ड मॉडल सेट का आंसर है ना। यह बोर्ड मॉडल सेट का आंसर है और नए बच्चों को भी इसमें जोड़ लीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। और फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। वीडियो लाइक कीजिए। अब है ए डाइहाइब्रिड कंडीशन। डाइहाइब्रिड किसको कहते हैं, जब दो लक्षण हो, है ना। कैपिटल टी मतलब क्या हो गया, प्लांट लॉन्ग हो और कैसा हो, द्विसंकरण, दो कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर या क्या होगा, राउंड, है ना। टॉल एंड रेड, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ड्वार्फ एंड वाइट। और तब इसका हम F1 जनरेशन हम निकालते हैं। तो बच्चे वेरी गुड, आंसर मुझे पता था आप लोग को पता होगा। तो टैपिटल कोशिका, टैपिटम जो है वह सबसे आंतरिक और न्यूट्रिटिव स्तर है ना। मेगास्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे आंतरिक और न्यूट्रिटिव स्तर है। यह माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करती है। तो सबसे अंदर में यह कोशिका जो है, इसमें विभाजन कौन सा होगा, तो इसमें विभाजन होगा इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन। टैपेटम में इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा और इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा टैपेटम पोषण प्रदान करेगा। यह पोषण प्रदान करेगा किसको, माइक्रोस्पोर को। भ्रूण कोश किससे बनता है, यह तुम लोग के लिए सबसे आसान आंसर है। यस आंसर मेगास्पोरेंजियम, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट। भ्रूण कोश किससे बनता है, गुरु बीजाणु धानी और मादा युग्मकोविद और मादा युग्मक। तो बनता किससे है भ्रूण कोश, तो यह सही आंसर है गुरु बीजाणु। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दिए। अब है 34 कि सीमेन को किसमें, तो अलग अलग सीमेन की अलग अलग कंडीशन नहीं होते हैं। सीमेन को हमेशा जो स्टोर किया जाता है वह किसमें, जल्दी फटाफट आंसर, सीमेन को स्टोर, यस सही आंसर जा रहा है तुम लोग का। और यह सही आंसर ये है। और सीमेन को स्टोर जो किया जाता है वह है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45। और 45 क्वेश्चन है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है ना। तो रेशम का धागा जो है वह रेशम के कीट से बनता है और इसमें एक विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन क्या करता है, धागे बनाने का, धागा बनाने का काम करता है। और यस सही आंसर है। और सही आंसर जो है वह है फाइब्रोइन जो है
वह क्या है, यह धागा बनाने का काम करता है ना। फाइब्रिन एक विशिष्ट प्रोटीन है जिससे धागे का निर्माण होता है ना। फाइब्रिनोजेन भी इसको कहते हैं। 46 चलिए क्वेश्चन तक आ गए। हम लोग को 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 70 क्वेश्चन में हम लोग 46 क्वेश्चन तक आ गए और 50% स्टूडेंट सही जा रहे हैं, सही जवाब दिए हैं। पता चल रहा है कि आप लोग मेहनत किए हैं और थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। जो बार आप लोग ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते रहिएगा। चैनल पर आ रहे हैं, बराबर क्लास को देखते रहिए ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या सब आसानी से सॉल्व हो सके, कोई परेशानी ना हो। नए बच्चों को जोड़िए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। चलिए, काफी संख्या आप लोग भी मेरे चैनल को भी बढ़ाइए। काफी संख्या में आ गए हैं, फटाफट इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है लीडिंग सेल सेक्रेट। लीडिंग सेल पाया किसमें जाता है? तो लीडिंग सेल जो है वो टेस्टिस में पाया जाता है ना। और टेस्टिस में पाया जाता है और टेस्टिस से कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है? कौन फटाफट आंसर करो कि टेस्टिस से कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है? यस, गुड। और टेस्टिस से हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टिस से हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। 47 मुख्य गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? मुखी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते किसको है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक, है ना। गर्भ निरोधक के लिए दवा का भी उपयोग हम लोग करते हैं। कुछ युक्ति है, कुछ फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है ना, और मैकेनिकल मेथड है और सर्जरी मेथड है जिस कंट्रासेप्टिव के। तो कंट्रासेप्टिव के ओरल केमिकल मेथड जो है, जो मुख से लिया जाता है, तो वह कौन सी दवा है जिसको मुख से लिया जाता है? तो वह हार्मोन से बनी हुई दवा होती है ना। वह हार्मोन से बनी हुई दवा होती है जो हार्मोन के सेक्रेशन को कम करता है ना। तो यहाँ पहला आंसर एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन, जिसका ग्रोथ हार्मोन का कोई काम नहीं है गर्भधारण के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन में। अब दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नहीं होगा, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन जो है वह सिर्फ टेस्टिस में पाया जाता है। 70 तक हम लोग पहुंचने वाले हैं और आप लोग लगभग सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। फिर हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर शॉर्ट लॉन्ग को लेकर सॉल्व करेंगे। और अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव को आसानी से समझिए और ऑब्जेक्टिव खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यह बोर्ड मॉडल सेट है, जो मॉडल सेट बोर्ड ने लिंक पे जारी किया उसका आंसर है ना। और आप लोग भी सही ढंग से बना रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना। मिट्टी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण वेदरिंग एक प्रोसेस है। वेदरिंग कहते हैं, इसको कहते हैं अपक्षय, है ना। वेदरिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि चट्टान टूटता है, मौसम बदल रहा है, कभी मौसम तेज धूप आती है, कभी क्या होता है कि अचानक बारिश होने लगती है। जब वो गर्मी का मौसम होता है, तेज धूप होता है, उस समय चट्टान जो है वो फैल जाता है ना। और जब अचानक बारिश आती है तो वह चट्टान क्या होता है, सिकुड़ता। किसी चीज को खींच रहे हैं, फैला रहे हैं, सिकुड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, सिकुड़ा रहे हैं, तो वह क्या हो जाता है, टूटता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। और वेदरिंग प्रोसेस से, वेदरिंग जब चट्टान टूटता है तो क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे दूर होता जा रहा है वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स जो है वह छोटे होते जाते हैं। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण अपक्षय, वेदरिंग
और पेडोजेनेसिस, है ना, पेडोजेनेसिस मृदा जनन, है ना, पेडोजेनेसिस और मृदा जनन, यह दोनों बी और सी जो आंसर है वह बी सी आंसर के द्वारा होता है। और आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ना मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो लाइक करिए और वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग की संख्या भी काफी बढ़ गई है, इसलिए फटाफट अब शेयर कीजिए और लोगों को भी जोड़िए। बहुत अच्छा, नंबरिंग काफी बढ़ गया है। फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि नए नए बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, है ना, नए नए बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग संख्या और बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, जलोदभिद की एक विशेषता क्या है? जलोदभिद, जलोदभिद जल में पाए जाने वाले पौधे। तो जल में पाए जाने वाले पौधे तैरते हैं, पत्ते तो तैरते हैं, डूबे हुए पत्ते, तैरते हुए पत्ते, ये सब नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेन इंपॉर्टेंट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर। और चलिए, आप लोग कुछ बच्चे सही सही जा रहे हैं और यह सही आंसर है कि जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एरेनकाइमा पाया जाता है, उसमें उसके स्टेम में एयर स्पेस होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोफाइट्स जो है वह आसानी से तैरते हैं, है ना, हाइड्रोफाइट्स जो है वह आसानी से तैरते हैं। फफूंदी, हाइफर, अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं, है ना, फफूंदी, हाइफी, अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? देखो, फफूंदी जो है उसमें हाइफा, एक हाइफा पाया जाता है, फंगल हाइफा, वह इंटरसेलुलर माइकोराइजा जो है वह क्या है, एक फंगस है और इसमें फफूंदी हाइफा जो है इंटोमाइकोराइजा में फफूंदी हाइफा पाए जाते हैं। पॉलीट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है ना, पॉलीट्रोपी जीन, पॉलीट्रोपी जीन यह क्या करता है? पॉलीट्रोपी जीन जो है इसके जितने भी जीन है वह अलग अलग फिनोटाइप प्रदर्शित करता है ना। एक पॉलीट्रोपी जीन जो है वह क्या करता है? इसके फिनोटाइप जो है वो मल्टीपल, सही आंसर है मल्टीपल फिनोटाइप, है ना। पॉलीट्रोपी जीन जो है वह मल्टीपल फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं? या मल्टीपल, बहुत सारे, या पॉलीट्रोपी जीन जो है अलग अलग जीन जो है वह अलग अलग फिनोटाइप दर्शाता है, ठीक है। चलिए 57, निम्नांकित में से दो जीन के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? दो जीन जब अलग अलग हो, निम्नांकित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस जीव कैसा होगा? तो हेट्रोजाइगस दो जीनों के लिए, दो जीन अलग अलग जब जीन आएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। और सही आंसर क्या है? जीव कैसा होगा विषम युग्म? दो जीव है तो एक जीव कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। या दो जीन, एक जीन हो गया और दूसरा जीन क्या हो गया? इसका डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यह दर्शाएगा कैसा? तो यह दर्शाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। द राइट आंसर इज डी। 58, निम्नांकित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? जलीय पशु राष्ट्रीय कौन है?
और पता है, सबको पता होगा वह राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? बिल्कुल सही जा रहे हो, और राइट आंसर इज ए, रिवर डॉल्फिन। ठीक है, नदी में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है ना? वह क्या है? वह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। बिल्कुल बच्चे, फटाफट जो बचे हुए लोग हैं वह जल्दी जल्दी लाइक करिए और लाइक की संख्या को इंक्रीज कीजिए भाई। 59 क्वेश्चन है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा शामिल? बेटा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग जब भी पढ़िए तो ये बात एक छोटा सा जो है ना, ये चीज जरूर ध्यान में दीजिएगा, कहीं कहीं ना बीच में नहीं जरूर घुसाता है ना? नहीं वर्ड जो है बड़ा पावरफुल वर्ड है कि सारा कुछ उससे मिलता जुलता है, एक नहीं वर्ड जो है वह क्या कर देता है। तो कह रहा है इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है ना? मतलब इसमें से कौन है जो इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है? तो इन सीटू कंजर्वेशन में आता कौन कौन है? तो बायोस्फीयर आता है, नेशनल पार्क आता है, सेंचुरी आता है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन आता है। तो द राइट आंसर इज बी, है ना? बी जो है वह क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है। ठीक है, 60 आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटती है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आप लोग जान लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वह एंजाइम है जो डीएनए को काटता है, विशिष्ट स्थल से काटता है ना? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटता है ना? तो आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटती है तो वह क्या है? रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछता है ना? क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछता है कि आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, है ना? मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं जो डीएनए को के आंतरिक खंड को काटता है, वह मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन बराबर पूछता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, है ना? तो डीएनए के आंतरिक खंड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिल्कुल 10 ही क्वेश्चन बाकी है, बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं और आप लोग सही बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोग को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद, और लाइव ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, और अभी जो लाइक किए हैं उसको भी धन्यवाद, जो नहीं किए उसको तो पहले भी। 61 निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है ना? 61 क्वेश्चन है कि जीन थेरेपी, सबसे पहले एक बात जानो, जीन थेरेपी क्या है? तो जो डैमेज जीन है ना, जो डैमेज जीन है या जीन में किसी भी तरह का अनियमितता, इरेगुलरिटी पाई जाती है, तो इसका हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन की मरम्मत करते हैं, है ना? तो इस जीन की मरम्मत के लिए हम सबसे पहले जीन मरम्मत हम कहां से, किसके द्वारा हम ट्रांसफर करते हैं जीन को? तो वह है रोटावायरस में रेट्रोवायरस। ठीक है, 62 कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है ना? इसके पीछे भी एक क्वेश्चन था अवशेषी अंग का, और फिर ये अवशेषी अंग का क्वेश्चन है। तो अवशेषी अंग जो है वह कौन कौन सा है? तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, यस सही आंसर है तुम लोगों का कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, है ना? आंख में पलक के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है जो मेढक में पाई जाती है, जिससे वह पानी में आसानी से चल पाता है, वह कहलाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और मनुष्य में पहले क्या होता था? कशेरुकी के सभी कशेरुकी में पूंछ हुआ करता था, मनुष्य में भी पूंछ हुआ करता था, लेकिन अब उस पूंछ की जगह एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जो
स्ट्रक्चर, और ये सारे तो यस गुड आंसर, और डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बीटी कॉटन निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? तो एक बात आप जानिए कि बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन पहले जो है वह कॉटन, जब कॉटन का पौधा लगाया जाता था तो उसमें कीट जो है वह क्या करते थे, जब फल पूरी तरह से विकसित हो जाता था तो वह कीट जो है उस फल को सड़ा देते थे, खाकर खत्म कर देते थे। तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि बैसिलस thuringiensis का उपयोग किया, जो क्या है उस कीट के लिए टॉक्सिन, विषैले पदार्थ का कार्य करता है। वो अपनी प्रजाति के लिए नहीं, वह कीट के लिए विषैले पदार्थ का काम करता है, जो फल लगने से पहले कीट प्रतिरोधी पौधा बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं बीटी कॉटन। तो बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? तो यह क्या है, कीटों की बीमारी का प्रतिरोध करता है। 64 पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? पीसीआर है ना, पीसीआर के द्वारा क्या किया जाता है, डीएनए का कॉपी तैयार किया जाता है, और इसमें टैग पॉलीमरेज आता कहां से है? तो थर्मोफिलिक जीवाणु के द्वारा टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है। 65 आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used in production of insulin by genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इंसुलिन के निर्माण में तो क्या हो, आप थोड़ा इंसुलिन के बारे में जानिए कि पैनक्रियाज में सेल पाए जाते हैं जिसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और यह इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। और इंसुलिन जो है वह क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज का डाइजेशन करता है। तो जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस काम करना बंद करता है तो इंसुलिन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, ग्लूकोज का डाइजेशन बंद हो जाता है, और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी से एक इंसुलिन तैयार किया गया जिसे ह्यूमलिन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमलिन कहते हैं। और यह बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किसमें इसको प्रयुक्त, यह इंसुलिन के जीन को प्रयुक्त किसमें किया गया? तो यह प्रयुक्त किया गया इकोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, survival of fittest thought was proposed by survival of fittest, योग्यतम उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते किसको है? तो जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है वह जीवित रहता है, और जो अनुकूलित नहीं होता है वह मृत हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। और यह दिया किसने था? वेरी गुड, सही आंसर है, और सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल अब नजदीक, जल्दी जल्दी जो बचे हुए लोग हैं वह फटाफट क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक की संख्या आप लोग भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, और द नेक्स्ट आंसर इज क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है ना? तो जैव उर्वरक के रूप में दलहन की जितने भी प्रजाति हैं, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन के पौधे, और दलहन के पौधे का उपयोग जो है वह किस बात के लिए किया जाता है? तो मिट्टी की उर्वरकता और जैव उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हाँ बिल्कुल सही, यस, राइट आंसर इज ढैंचा।
राइट आंसर क्या है? ढैंचा है। और ढैंचा का उपयोग लोग करते हैं कि ढैंचा जो है वहाँ पे जब खेत की कटाई होती है उसमें ढैंचा लोग लगाते हैं। और ढैंचा लगाते तो ढैंचा क्या है? दलहन है। और दलहन है तो इसके जड़ में क्या पाया जाएगा? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाएगा। यह बैक्टीरिया वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या करेगा? वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाएगा। और यह नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह नाइट्रोजन जो है वह प्लांट में आता है, प्लांट में प्रोटीन का निर्माण करता है। और बचे हुए नाइट्रोजन जो है वो क्या होते हैं? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। बचे हुए नाइट्रोजन क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो यह जैव खाद के रूप में दलहन के जितने भी पौधे हैं उसका उपयोग जैव खाद के रूप में किया जाता है ना। 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है ना। और अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि कीटनाशक के बारे में हम लोग बात किए हैं कि वह बीटी कॉटन, जिसमें कॉटन के पेड़ के लिए कॉटन के फसल को बचाने के लिए एक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया था। वह बैक्टीरिया, यस सही आंसर है तुम लोग का। और सही आंसर है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है ना। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस का उपयोग किया गया था, जो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से बीटी कॉटन का निर्माण हुआ था। बस बिल्कुल लास्ट के पास हम लोग पहुंच गए। जल्दी जल्दी अब क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है ना। तो पूर्वज कौन है? होमो सेपियन मनुष्य का पूर्वज होमो इरेक्टर है ना। होमो इरेक्टर जो है वह मनुष्य का पूर्वज है, जिसमें मनुष्य में जितने भी गुण थे वह सारे गुण, वह खड़े होकर चलना है ना, खड़े होकर चलना, हाथ और पांव का अलग अलग उपयोग करना, वह होमो इरेक्टर में पाया जाता था। जल्दी जल्दी अब क्या कीजिए? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो जाए है ना। चलिए द लास्ट क्वेश्चन इज, वहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है? वायवीय जीवाणुविक गतिविधि, निस्यंदन तथा अवसादन, अवायवीय जीवाणुविक गतिविधि, अवमल पाचन। तो सबसे पहले आप याद होगा वहित मल जल उपचार में 2 टैंक बनाया गया था। और पहला टैंक में तो प्राथमिक बोल रहा है, तो पहले टैंक में क्या हुआ था? पहले टैंक में क्या हुआ था कि वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके फिल्टर किया गया था। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके फिल्टर, जो मोटा कचरा है उसको छाना गया था, जिसमें जाली लगी थी। और मोटे कचरे को छानने के बाद उस पानी को थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें मिट्टी जो है वह नीचे बैठ जाता है। तो राइट आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। और सही आंसर है फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। तो जो पहला उपचार जो करते हैं उसमें पहले छाना जाता है और उसके बाद उसे सेडिमेंटेशन किया जाता है, उसे कुछ देर के लिए पानी को छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी जो है वह नीचे बॉटम में बैठ जाए और फिर वह पानी जो है वह सेकेंडरी टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।